गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कम टू द माय चैनल। आज इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कर रहे हैं और मैंने इसके छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाए हैं, 3 मिनट 4 मिनट, बहुत हार्डली होगा तो शायद 6 मिनट का बना होगा। मैं छोटे छोटे वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आप छोटे छोटे वीडियोज़ देख के बोर ना हो और आपका एक एक टॉपिक ईजिली कवर होता जाए। तो आज इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम NIT भी बोलते हैं। और ये जो बेसिक कंसेप्ट है हमको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपने 4th चैप्टर में जाएंगे, जहाँ पे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो हमारा 4th चैप्टर है, तो उसमें ये बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको NIT, दैट इज़ इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। जब भी NIT निकालना होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ के बीच का डिफरेंस जब करेंगे तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, कभी भी क्वेश्चन आए तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ करना, सब्सिडीज़ माइनस इनडायरेक्ट टैक्स मत करना, नहीं तो आपकी वैल्यू रॉन्ग आ जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको हम बोलते हैं जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, गवर्नमेंट उनमें कहीं ना कहीं कुछ टैक्सेस लगाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। बात कर लेते हैं सब्सिडीज़ की। गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लगाती है तो वो उसकी इनकम ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो टैक्स क्या हो जाती है, गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है। तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ इनकम ही नहीं होती है, गवर्नमेंट खर्च भी करती है। जो खर्च करती है उसको हम सब्सिडीज़ बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सब्सिडीज़ ही प्रोवाइड करती है, जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कह सकते हैं। Subsidies are the financial assistance provided by the government to producers to fulfill its social welfare objectives. Subsidies क्या है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करती है ताकि उसका सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स ले रही है और बदले में सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, मतलब गवर्नमेंट को इनकम हो रही है तो गवर्नमेंट उसमें से कुछ खर्च भी तो कर रही है। तो जब गवर्नमेंट को जो इनकम हो रही है उसमें से जो खर्च कर रही है उसको हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आ जाते हैं हम फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी कॉस्ट लगा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए होते हैं। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको कुछ ना कुछ पेमेंट की जाती है ना, तो वो मिला के क्या हो गया, हमारा फैक्टर कॉस्ट हो गया। फिर मार्केट प्राइस क्या है, अगर सपोज़ हमने कोई सामान 500 रुपये का बनाया, मतलब उस सामान को बनाने में 500 रुपये लगे, तो जब उसको हम मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर 40 रुपीज़ टैक्स लगा दिया। 40 रुपीज़ टैक्स लगा दिया तो ये हम 40 रुपीज़ का टैक्स भी इसमें ऐड कर देंगे, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 540 हो जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस में क्या है, टैक्स इंक्लूड होता है और फैक्टर ऑफ कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं होता। इसको हम यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के जरिए समझेंगे। यहाँ मार्केट प्राइस लिखा है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट लिखा है। जब मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है तो हम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, और अगर फैक्टर कॉस्ट दिया है तो फैक्टर कॉस्ट से जब हमको मार्केट प्राइस निकालना होता है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसमें प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज़ NFIA जिसको हम बोलते हैं। It refers to the difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world. इसके लिए फॉर्मूला क्या है, NFIA is equals to factor income earned from abroad minus factor income paid to abroad. NFIA ये क्या बताता है कि डिफरेंस क्या है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो NFIA। मतलब जब भी हम NFIA निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमने अब्रॉड में जो मतलब अब्रॉड से हमको कितनी इनकम हुई है, हमारे कंट्री के जो रेसिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं उनको इनकम कितनी हुई है, और जो अदर कंट्रीज़ के रेसिडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं हम उनको पे कितना कर रहे हैं। तो ये दोनों का जब हम माइनस करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड माइनस करेंगे तो हमको NFIA दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। स्टूडेंट अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि NFIA जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। मतलब NFIA पॉजिटिव कब होगा, जब हमको इनकम अब्रॉड से ज़्यादा अर्न होगी और अब्रॉड में हमको कम पे करना होगा, तो पॉजिटिव हुआ। अगर अब्रॉड से इनकम कम हो रही है हमको और हमको
इनकम वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए नेगेटिव NFI होगा। और जब हमको एब्रॉड से जितनी इनकम मिल रही है और उतनी ही इनकम हम एब्रॉड में पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 0 NFI हो जाएगा। अब NFI के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम NFI में इंक्लूड कर सकते हैं। तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ होता है, मतलब एब्रॉड के एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको हम जो सैलरी पे कर रहे हैं, और हमारे कंट्री के जो एम्प्लॉयज़ बाहर वर्क कर रहे हैं उनको जो पे किया जा रहा है, दोनों का जब माइनस किया जाएगा उसमें से जो भी आने वाला है वो हमारा नेट कंपनसेशन एम्प्लॉयज़, जो भी आंसर आया वो हमारा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। सेम नेट फैक्टर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये किसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव्ड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू द नॉन रेसिडेंट। मतलब जो हमारे कंट्री के रेसिडेंट हैं उनको बाहर अब्रॉड में जो प्रॉपर्टी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उससे जो भी इनकम हो रही है, उसके साथ साथ अब्रॉड के अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे है, उनको क्या इनकम हो रही है, दोनों के बीच का जब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। फिर थर्ड आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग। नेट रिटेन्ड अर्निंग मतलब सब कुछ चीज़ें पे करने के बाद एक पर्सन के पास जो अर्निंग बचती है, जो पैसा बचता है, उसी को हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। अब नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनीज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मतलब एक कोई कंपनी है जो अब्रॉड की है, हमारे कंट्री में है, तो उसने जब फैक्टर ऑफ कॉस्ट सब कुछ पे कर दिया, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको सारा कुछ पे करने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने के बाद उसके पास जो इनकम बचेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। सेम एज जो हमारे कंट्री के किसी अदर कंट्री में काम कर रहे हैं या फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी ओपन की हुई है, तो वो भी फैक्टर ऑफ कॉस्ट पे करने के बाद, वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद उनके पास जो पैसे बचेंगे उसी को हम रिटेन्ड अर्निंग बोलेंगे। अब वहाँ की रिटेन्ड अर्निंग और यहाँ की रिटेन्ड अर्निंग दोनों को जब माइनस किया जाएगा तो जो आंसर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो इस तरीके से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या NFI के 3 कंपोनेंट हुए, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसको हम COE भी बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो होगा बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।